नमस्कार। कहते हैं किसी शायर ने खूब कहा है कि बदलेगा न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू। मैं जा चुका हूँगा लेकिन फिर भी तेरी महफिलों में रहूँगा। मैं जा चुका हूँगा लेकिन फिर भी तेरी महफिलों में रहूँगा। जी हाँ, जिस प्रकार महात्मा गांधी जी के द्वारा आज से 100 साल पहले जिस अहिंसा की नीति से न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया था, वो नीतियां न केवल उस समय बल्कि आज 100 साल के बाद भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है। उन्हीं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम 5W1H के आधार पर आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, कब इसकी शुरुआत होती है, कौन यहाँ लीडरशिप करता है, कौन कौन इसके पक्ष और विपक्ष में आता है, और अंत में गांधी जी पूरे भारत को किस प्रकार मैसेज देने में, साथ ही साथ किस प्रकार का मनोबल गांधी आम जनता के अंदर क्रिएट करते हैं। अभी तक के जितने भी आंदोलन हुए वो केवल क्षेत्र विशेष, रीजनल विशेष के थे, लेकिन ये पूरे देश का आंदोलन था। कैसे पूरे देश को आंदोलित करते हैं महात्मा गांधी जी। चलिए आइए चलते हैं और डिस्कस करते हैं। चलिए और टॉपिक पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं। यहां पर देखेंगे बच्चों, ये जो मूवमेंट है इसका क्या नाम है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या नाम है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो अब देख लेते हैं कि नॉन कोऑपरेशन का पहले अर्थ समझ लेते हैं। नॉन कोऑपरेशन मींस कौन किसके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। यहां देखने को मिलेगा कि जो इंडियंस हैं ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, असहयोग करेंगे। असहयोग क्यों करेंगे, उस सभी बातों पर यहां पर डिस्कस करेंगे। तो नॉन कोऑपरेशन का मीनिंग देखा, इंडियंस ब्रिटिशर्स के साथ सहयोग न करके यहां पर आंदोलन को चलाएंगे। अब ये देखेंगे कि इसकी लीडरशिप किसके द्वारा की गई। तो यहां पर देखेंगे महात्मा गांधी वॉज द लीडर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है, सर क्या देख लिया किसके द्वारा की गई, तो कहां किया गया आंदोलन। देखने को मिलेगा कि भारत के अंदर गांधी जी की लीडरशिप में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो सर बताइए कब स्टार्ट होता है। तो यहां पर देखेंगे कि 1920 से लेकर 1922 के मध्य या इस दौरान इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया। और आप सबको पता है कि 5 फरवरी 1922 की घटना के बाद इस आंदोलन को गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था। तो ये सारी बात हमें यहां पर देखने को मिली। अभी तक के जितने भी आंदोलन थे बच्चों, वो क्षेत्र विशेष के आंदोलन थे। कभी चंपारण बिहार के अंदर, कभी आपने देखा खेड़ा गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, तो ऐसे रीजनल मूवमेंट्स थे। लेकिन अभी तक इस मूवमेंट ने पूरे भारत को कवर कर लिया था, जहां पर पूरे अभी तक एक और बात देखने को मिलेगी, जितने भी मूवमेंट थे रीजनल थे और ज्यादातर एलिट क्लास, उच्च या अपर क्लास के द्वारा ही मूवमेंट स्टार्ट किया जाता था। लेकिन जैसे ही गांधी आते हैं, अब इस सारे मूवमेंट्स आम जनता को भी इन आंदोलन से जोड़ते थे। और पहली बार मास पॉपुलेशन जो शामिल हुई थी वो इसी मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान हुई थी। ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे। और सबसे ज्यादा IAS, RAS और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितनी भी आप देखेंगे, सब में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये देखा कि यहां ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, लेकिन ये अभी एक संस्था है भारत के अंदर, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। तो हर मूवमेंट जो भी मूवमेंट प्रारंभ होगा तो कांग्रेस के अधिवेशन में पारित भी कराना होता है। तो ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। वैन के बाद आपको देखने को मिला कि क्यों हुआ सर, ऐसे क्या कारण आ गया था कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रारंभ किया। चलिए आइए चलते हैं और देखते हैं। कहते हैं जब हम किसी भी
किसी भी घटना के पीछे हमेशा कारण होता है। पृष्ठभूमि होती है कि घर में एक पिताजी हैं, घर में एंटर होते हैं और बच्चा नाराज है। मम्मी कहती है खाना खा ले बेटा, लेकिन मना कर रहा है। पापा ने पूछा क्या कारण है, पता चला कि मम्मी ने 2-3 कान के नीचे लगा दी, इस वजह से बच्चा खाना नहीं खा रहा है। तो मना करने के पीछे कारण क्या था? मम्मी की डांट। तो कारण क्या होगी? मम्मी की डांट। तो यहां पर कौन मम्मी पापा है भाई? ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो एक्सप्लॉयटेशन किया गया वो सारी पृष्ठभूमि यहां पर रहेगी, जो अलग अलग प्रकार से। तो यहां पर देखेंगे कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के नेचर में ही एक्सप्लॉयटेशन था, इस वजह से वो भारतीय लोगों का एक्सप्लॉयटेशन जबरदस्त कर रही थी। ये वैसे ही था जोक के द्वारा खून को चूसना, वैसे ही भारत के साथ ये ऐसा ही कर रहे थे। अगर जॉन सुल्वीन का वर्ड लूं तो हमारा सिस्टम उस प्रकार काम करता है कि जो गंगा के किनारे जो अच्छी चीजों को हम एब्जॉर्ब करते हैं और टेम्स के किनारे निचोड़ देते हैं। जो भी भारत की जो बेस्ट चीजें हैं उसको यहां से हम कहां ले जाते हैं? इंग्लैंड ले जाते हैं। तो ये क्या है भाई? एक्सप्लॉयटेशन, जो चाहे ड्रेन ऑफ वेल्थ के थ्रू देखें, चाहे और किसी बातों या मुद्दों के तहत देखें, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखें, चाहे कुछ भी देखें, तो ये चीजें देखेंगे। इस वजह से भारतीय लोगों के मध्य जबरदस्त आक्रोश देखने को मिलता है। नेक्स्ट, चंपारण मूवमेंट। चंपारण में भी इंडिगो क्रॉप के कारण खेड़ा के अंदर फसल खराब हो गया रेवेन्यू को लेकर। अहमदाबाद के अंदर आपको पता है, इसमें अहमदाबाद था लेकिन अहमदाबाद स्थानीय लोगों को था, फिर भी एक कारण मिला लोगों को एकजुट होने में, अपनी बात रेज करने में। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे सबसे बड़ा मेन कारण यहां पर देखेंगे कि जलियांवाला बाग मैस्करे। इस बाग मैस्करे के कारण न केवल लोगों में बदले लेने की भावना, अपनी बात रखने की, और साथ ही साथ जो जनरल डायर के द्वारा जो मासूम लोगों की निर्ममता के साथ जो हत्या की गई, उसको ब्रिटिश सरकार का जो घिनौना चेहरा यहां पर नजर आता है। साथ ही देखेंगे खिलाफत मूवमेंट, कैसे इन लोगों के द्वारा, जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, ये उन्हीं को सबसे पहले धोखा देते हैं। हाँ, ये उन्हीं को सबसे धोखा देते हैं। चाहे हम 1857 की क्रांति में अवध का विलय देखते हैं, जहां पर जनरल डायर स्वयं कहते हैं कि अवध वैसे ही है जैसे एक चेरी है और किसी भी दिन इसको खा लेंगे। मतलब कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो बकरी ईद आएगी, उस दिन हलाल कर देंगे। तो जब भी इनको मौका मिलता, जब तक कोई दूध देने वाली गाय रहती, उसको धूते रहते, और जिस दिन इनके लिए यूजलेस हो जाती उसको हटा देते। मींस इनका जो चरित्र ही है वो एक्सप्लॉयटेशन का रहा है। किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। किसके प्रति? कॉलोनीज के प्रति। और इंडिया वाज द कॉलोनी ड्यूरिंग दैट पीरियड। ओके, सो ये सब कारण थे कि भारतीयों ने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। सो आप सब इनको ध्यान रखिएगा और अच्छे से अपनी बात रखिएगा कि हमेशा कोई भी समस्या के पीछे कारण होता है। अब कारण कितने बड़े होते हैं, कुछ लंबे समय से चले आ रहे होते हैं और कुछ तात्कालिक कारण होते हैं। सो ये वाली बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं और देखते हैं कि कब क्या क्या हुआ वो समझ लेते हैं। कहते हैं पहली बार सितंबर 1920 के अंदर जो स्पेशल सेशन आयोजित किया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कहां पर किया जाता है? कोलकाता के अंदर। तो बहुत ध्यान से रखिए, IAS, RAS और कितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछा है कि जो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी उसको कौन से सेशन के अंदर रखा गया था? जो वो था कोलकाता सेशन, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ओके, सो ये पक्का याद रखिएगा। सो
ये सितंबर 1920 के अंदर हुआ था। अब इसमें क्या कहा जाता है, गांधी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, देखिए कहते हैं कि द नॉन कोऑपरेशन प्रपोजल एंड सेड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज द डेविल। कहते हैं ब्रिटिश सरकार एक शैतानी सरकार है, होम कोऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल, जिसके साथ अब सहयोग करना संभव नहीं है, अब सहयोग करना संभव नहीं है। तो क्यों संभव नहीं है कि दिस गवर्नमेंट हैज नो ग्रीफ ओवर इट्स मिस्टेक। ये जो सरकार है अपनी गलतियों को बार बार दोहराती है, सीखती नहीं है, हर बार गलती करती है, हर बार एक्सप्लॉइटेशन करती है भारतीयों का। फॉर अचीविंग स्वराज ए पॉलिसी ऑफ द प्रोग्रेसिव एंड नॉन वायलेंस एंड नॉन कॉपरेशन शुड बी अडॉप्टेड। कहते हैं यहां पर इसी बात को कहते हैं कि जिस प्रकार हमने इनको पूरे विश्व से, जब ये 1914 से लेकर 18 के मध्य जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, तो भारतीय भी इनके साथ खड़े हो गए थे, और फिर भी ये भारतीयों के साथ एक्सप्लॉइटेशन कर रही है। ये हर मूवमेंट में, हर जगह भारतीय इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, लेकिन इनका व्यवहार कैसा रहा, हमने तो रोटी मांगी और बदले में हमको पत्थर दिए। ऐसे शब्द महान आत्मा जो महात्मा गांधी जी के थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रारंभ करने से पहले। लेकिन कुछ लीडर्स को ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है, जिसमें एनी बेसेंट जैसी भद्र महिलाएं भी शामिल थी। सो उसके साथ साथ हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में कोलकाता सेशन के अंदर ये लोग इनका विरोध करते हैं गांधी जी के विचारों का। सो अब ये इसलिए देखिएगा कि कंपटीशन में ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन इनके अगेंस्ट थे, और फिर आगे चलकर नेक्स्ट सेशन जो रहेगा नागपुर का, उसमें किन किनों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, चित्रन दास, शंकर नायर जैसे प्रमुख जो लीडर्स थे, इनके द्वारा गांधी जी के इस प्रपोजल का विरोध किया। वो नहीं चाहते थे कि भारतीय जो जनता है अभी इतने बड़े मूवमेंट्स को लेकर या लीड करने के लिए या इतना आंदोलित हो सकती है, लेकिन गांधी जी अब तक भारतीय जनता की नब्ज को पहचान चुके थे, क्योंकि वो 1915 जैसे ही आते हैं भारत में, तो उनके पॉलिटिकल गुरु जिसे गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से जानते हैं, उनके मार्गदर्शन और आदेश पर वो पूरे भारत की अगले 2 वर्ष तक यात्रा करते हैं, आम जनता के साथ आम कपड़े पहनते हैं। खुद लॉयर थे, लेकिन अर्धनग्न की तरह आम कपड़े पहन के घूमते हैं, और जब भी जाते हैं आम लोगों के पीछे आम समस्या पूछते हैं, कौन सा खेत में कौन सा बोया है, कौन सा मिट्टी है, क्या कमी है, जो बातें आम लोग ही। उस वजह से गांधी और आम जनता के बीच जो जुड़ाव है वो बहुत बड़े स्तर पर पहुंचता है। कैसा बड़े स्तर पर? आत्मीयता का भाव गांधी और आम जनता के बीच क्रिएट होता है। इस वजह से इनको लगा था गांधी जी को कि अब समय आ गया है कि हम इनको आंदोलित करें। किसके खिलाफ? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। सो इस वजह से ये कुछ लोग इनके विरोध में थे, ये वाली बातें हम देखने को मिलती है। लेकिन जो कोलकाता सेशन हमने देखा बच्चों, तो उसके अंदर कुछ लीडर्स जिसमें अली ब्रदर्स और मोतीलाल नेहरू जी के इस प्रपोजल के समर्थन में आने के बाद ये जो था वो पारित हो जाता है, और पारित होता है तो इसके कुछ बिंदु इस प्रकार भी हैं। अब बात ये आ गई कि आंदोलन तो हो गया, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है आईएनसी के अंदर, लेकिन अब आंदोलन की दशा और दिशा कैसी होगी, कि इसको कैसे लीड किया जाएगा, कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, उसको भी यहां पर बताना था। तो इसकी दशा और दिशा का निर्धारण करने के लिए गांधी जी ने 2 रास्ते बताए हैं। एक तो पहला, हम बायकॉट करेंगे, प्रोहिबिटिव प्रोग्राम्स ये होगा, और दूसरा क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे। एक तो हम ब्रिटिश पॉलिसीज का विरोध करेंगे और उनके खिलाफ असहयोग की नीति अपनाएंगे, दूसरा हम कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे जो भारतीयों को एकजुट करे, 7वीं कांग्रेस के झंडे के नीचे ला सके। ऐसी नीतियों का ये यहां पर पूरे लोगों को बताते हैं, और इसी के तहत हम आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे, जिसमें सबसे पहले देखते हैं कि क्या नीति अपनाते हैं असहयोग की, तो वो देख लेते हैं। प्रोहिबिटिव प्रोग्राम्स क्या रहेंगे? पहला देखेंगे बायकॉट्स ऑफ द गवर्नमेंट टाइटल्स।
क्या है टाइटल्स? सहयोग आंदोलन जब प्रारंभ करते हैं स्वयं गांधी जी, वो भी अपनी केसरे हिंद की उपाधि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लौटा देते हैं। साथ में जो जमनालाल बजाज राय बहादुर की जो उपाधि थी उसको भी लौटा देते हैं। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न कामों के कारण इनको जो टाइटल्स दिए गए थे वो ये सब लौटा देते हैं। जितने भी तमगे और उपाधियां हैं भाई अंग्रेज तुम पकड़ो, अब हमें नहीं चाहिए। अब जो जैसा कहते हैं कि जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी के, टैगोर जी के जो कथन थे कि अब मैं इन विशेष उपाधियों से रहित होकर भारतीयों के बीच खड़ा होना चाहता हूं, वैसा गांधी जी और इनके जितने भी समर्थक और जितने भी भारतीय नेता थे उनके भी वैसे ही विचार थे। ये देखने को मिलता है। टाइटल्स लौटा दिए। दूसरा क्या करेंगे, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स और एडेड स्कूल्स होंगे कि वहां पर बच्चों से कह देंगे कि तुम मत जाओ, वहां बाइकआउट करो उनका। नेक्स्ट क्या करेंगे, ब्रिटिश कोर्ट्स का बाइकआउट करेंगे। अब हम ब्रिटिश कोर्ट्स के अंदर अपनी कोई अर्जी और हम ऐसा कुछ भी लेकर नहीं आएंगे। इस दौरान हमको देखने को मिलेगा कि जो बहुत बड़े चेहरे हुआ करते थे, जो वकील थे चित्रन दास जैसे, वो भी चलते कोर्ट में इतनी बड़ी उनकी वकालत चलती थी, वो छोड़कर गांधी के साथ आंदोलन में शामिल हो जाते थे। आगे देखेंगे बायकॉट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल, विधान परिषद थी, उनसे भी ये उनका भी बायकॉट करेंगे। जैसे विपक्ष अपनी बात को मनाने के लिए वॉकआउट कर जाता है, लेकिन यहां वॉकआउट नहीं, हम तो जाएंगे नहीं, वॉकआउट जैसी स्थिति नहीं होगी। वॉकआउट तो उनके साथ रहकर करना होता है, लेकिन यहां तो ऑलरेडी पूर्ण रूप से बायकॉट। सिविल डिसोबीडियंस ऑफ ऑपरेशंस, अभी क्या करेंगे, ये नॉन कोऑपरेशन के साथ कुछ कुछ चीजों को मानेंगे भी नहीं, उनका अवहेलना करेंगे। यहां सिविल डिसोबीडियंट आगे आएगा, लेकिन अभी क्या था, उसका बच्चा वाला रूप है। कुछ चीजों के साथ असहयोग नहीं करेंगे और कुछ के साथ मानेंगे नहीं, आपकी बात नहीं, ये बात नहीं मानने। तो ये वाली बात हमको देखने को मिलेगी। साथ में जितने भी लोग थे जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह में थे, कि उन लोगों को भी कह दिया कि भाई छोड़ दो, बाइकआउट कर दो जॉब का। स्वयं जो अली ब्रदर्स हैं वो स्पीच देते हैं कि जितने भी मुस्लिम्स लोग हैं ब्रिटिश आर्मी में हैं वो छोड़ के आ जाएं, ये धर्म के खिलाफ है। इस वजह से खुद गवर्नर जनरल भी डर जाते हैं और गांधी जी को इस बात से अवगत कराते हैं, भाई साहब ये क्या कर रहा है। तो गांधी जी कहते हैं कि संभालो, स्थिति तुम ही पैदा किए हो तो अब तुम ही जानो। तो इस प्रकार की चीजें यहां पर देखने को मिलती है। साथ में देखेंगे जितने भी कोर्ट सेरेमनी हो, साथ ही साथ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट फेस्टिवल्स हो और जितने भी ऑनर्स हो, इन सब का अलग अलग स्तर से बायकॉट करना था। साथ में जितनी भी ट्राइब्स थी वो अलग अलग तरीके से जो फॉरेस्ट लॉ का विरोध कर रहे हैं। साथ में कुमाऊं के अंदर रिफ्यूज टू कैरी लॉर्ड्स फॉर द कॉलोनियल ऑफिसर्स जो भी थे, इन सभी प्रकार से। अब देखो दोबारा ये सारे पॉइंट्स प्लस ये सारे पॉइंट्स के द्वारा यहां पर ब्रिटिश कानून का बायकॉट करना था। और ब्रिटिश संस्थाओं, कानून, उन सब का बायकॉट करना था। तो इस प्रकार ये यहां पर देखने को मिला। अब सर हमने तो बायकॉट तो कर दिया, तो गांधी जी का एक और तो एजेंडा था, तो वो क्या था, क्रिएटिव प्रोग्राम्स। क्रिएटिव प्रोग्राम्स क्या क्या होंगे सर, वो भी बता दीजिए। तो क्रिएटिव प्रोग्राम भी हम देख लेते हैं कि इनका उद्देश्य क्या था, कि एक तो देश को आंदोलित करना, एकजुट करना और एक साथ ब्रिटिश के खिलाफ अपनी विचारधारा को मजबूती से सामने रखना। इसी वजह से द ऑब्जेक्ट ऑफ सच प्रोग्राम्स वाज इंक्रीज पब्लिक वेलफेयर एंड नेशनलिज्म। साथ में पब्लिक वेलफेयर के साथ साथ इनको जो राष्ट्रवाद की भावना थी उसको भी प्रचंड रूप से बड़े बहुमत के साथ ब्रिटिश के सामने रखना था। ब्रिटिश कोर्ट का अगर अपोज करेंगे तो उसका ऑप्शन क्या होगा, तो उसका ऑप्शन था पंचायत स्टैब्लिश करो। साथ में देखेंगे कि यहां पर देखेंगे, और दूसरा जितने भी भारतीय हैं सबको कांग्रेस के झंडे के नीचे लेकर आओ। ऑर्गेनाइजिंग द कंट्री अंडर द कांग्रेस फ्लैग। नेक्स्ट देखेंगे ब्रिटिश कपड़े जितने भी क्लॉथ से हम उन सब का बायकॉट करेंगे और उनके
पक्ष में क्या लाएंगे? ब्रिटिश कपड़े गए तो अभी भारत में कपड़े नहीं थे तो क्या लाएंगे? अब हम हाथ से चरखे से बनाएंगे और उसकी जगह हम मोटा कपड़ा जो खादी का बना होता है उसको प्रयोग में लाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्या है? अभी क्या था आप सोचिए, 1857 में जब 1857 की क्रांति हुई थी तो यहां पर क्या था कि जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी से अंग्रेज डर गए थे, तो इस वजह से यहां से एक फ्रैक्शन पैदा करते हैं हिंदू मुस्लिम्स के मध्य। चाहे आगे चलकर विलियम हंटर के द्वारा मुस्लिम सफरिंग अंडर द कांग्रेस राज जैसी बुक्स लिखा हो, या और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात हो, या फिर मुस्लिम लीग की स्थापना हो, या सेपरेट इलेक्टोरेट आने की बात हो, इन सभी से हिंदू मुस्लिम्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने की इनकी विचारधारा थी, उस पर बहुत हद तक सफल हुए थे। लेकिन अब समय बदल चुका था और गांधी जैसे दूरदर्शी लोगों के हाथ में नेतृत्व आ गया था। इस वजह से अब गांधी जी अंग्रेजों की उस कूटनीति को वो समझ चुके थे। इस वजह से यहां देखेंगे कि गांधी जी रिस्टोरिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहते हैं, स्पेशली गांधी जी इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं और हिंदू मुस्लिम लोगों को एक साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एकजुट करने का प्रयास करते हैं। आगे अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित, साथ ही साथ जो समाज की धारा से कटा हुआ वर्ग था, जिसे हमने दलित के नाम से जान रहे थे, जितना भी पिछड़ा वर्ग था उसको भी समाज की धारा में लाने का गांधी जी इस समय भरसक प्रयास करते हैं। धारा में लाकर उसको भी आंदोलन से जोड़ते हैं। साथ ही देखेंगे जितनी भी शराब की दुकानें थी उन सबका बायकॉट करना था, वो वहां पर जाकर धरने पर भी बैठना था। ऐसे रचनात्मक कार्य हमें देखने को मिलते हैं। इस आंदोलन के दौरान भी बहुत सारी महिलाएं ऐसा करती थी। आगे देखो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल स्कूल्स एंड द कॉलेज एंड द सेंडिंग स्टूडेंट टू दैम, कहते हैं यहां पर देखेंगे बच्चों कि गांधी जी न केवल अभी तक स्कूल्स और कॉलेज का अगर बायकॉट होगा तो ये बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, तो यहां पर देखेंगे बच्चों कि ऑप्शन के अंदर हमको देखने को मिलेगा कि इसकी जगह स्वदेशी इंडियन स्कूल्स और कॉलेज का यहां पर गठन किया जाएगा, जिसमें जवाहरलाल नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति जाकर यहां पर देखेंगे कि वो खुद भी यहां पर प्राचार्य जैसे प्रिंसिपल जैसे पोस्ट पर जाकर मतलब सुपद को सुशोभित करते हैं और लोगों का मार्गदर्शन करते हुए प्रतीत होते हैं या दिखाई देते हैं। सो ये वाली बातें हमको देखी। अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार आंदोलन के दौरान ब्रिटिश पॉलिसीज का बायकॉट करना है और किस प्रकार गांधी जी ने नेक्स्ट जो रचनात्मक कार्य हैं प्रोग्रेसिव वर्क्स के द्वारा देश को एक दिशा देनी है ताकि जो आम जनता है भटक न जाए। इस वजह से ये सारा जो प्रोग्राम था गांधी जी के द्वारा डिजाइन किया गया। कहते हैं कि इनके बारे में आइंस्टीन तक तो इतना कह देते हैं कि जो गांधी जी की जो विचारधारा है ये कभी कभी वैसा नहीं लगता कि आने वाली जो पीढ़ी है वो एक बार सोची कि ऐसा भी कोई व्यक्ति रहा है जो हार्ड मास का जिसकी विचारधारा इतनी महान हो। तो इस प्रकार कहते हैं कि वो इतना महान था जो पूरे देश को आंदोलित कर देता है। आजकल ऐसी चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं। हमने यहां पर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि गांधी जी आंदोलन जब स्टार्ट करते हैं तो सारी टाइटल्स को छोड़कर और जमनालाल बजाज जी भी, राय बहादुर हो, गांधी जी, केसरी हिंद को, इन सबको छोड़कर भारतीयों के साथ शामिल हो जाते हैं और नेतृत्व भी करते हैं। ये टाइटल्स याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है। गांधी जी इस प्रकार यहां पर देखेंगे कि इस बात से कुछ जो लीडर्स डिससेटिस्फाई हुए थे, लेकिन अब वो क्या करते हैं, कांग्रेस को छोड़ देते हैं इस सेशन के अंदर। लेकिन फिर भी गांधी जी इस मूवमेंट को आगे लेके बढ़ते हैं। प्रभुदास गांधी इनके साथ हो लेते हैं और गांव-गांव जाकर लोगों को समझाते हैं आंदोलन के बारे में, कैसे हमें आंदोलन को लेकर आगे बढ़ना है और मजबूती से अंग्रेजों का सामना करना है। ये वाली बात हमको देखने को मिलती है। अगस्त 1920 में ये आंदोलन को
स्टार्ट कर चुके थे यहाँ पर ये देखेंगे विचारधारा को, और साथ में कहा था कि एक वर्ष के अंदर हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे। स्वराज मीन्स अपना राज प्राप्त कर लेंगे। सबसे बड़ी बात ये थी कि एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति की बात गांधी जी, दुर्भाग्य से तिलक जी की यहाँ पर 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो जाती है। साथ ही देखेंगे इस शोक के साथ साथ ही ये देखेंगे कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रारंभ होता है। सो यहाँ पर 1921 में एक फंड की स्थापना की गई जिसे तिलक स्वराज फंड नाम दिया गया, ताकि जो 1921 में जिस फंड को एस्टैब्लिश किया था उसके इससे क्या होगा कि हम इस आंदोलन को, कौन से वाले, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को और ज़्यादा मजबूती दे सके। इस वजह से यहाँ पर तिलक स्वराज फंड की स्थापना की जाती है। सो इसमें कहा गया था, लक्ष्य रखा गया था 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करने की। अभी तक तो हमने देखा कि जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे वो उस मूवमेंट को मजबूती से रख रहे थे। साथ ही साथ मुस्लिम लीग के अधिवेशन तक में भी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध की विचारधारा और ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इन्होंने अभी तक जो मुस्लिम्स की जो डिमांड थी खिलाफत की, उसको नहीं माना था। और उसी के कारण यहाँ पर अब्दुल कलाम, मोहम्मद अली और शौकत अली, जो अली ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं, साथ में डॉक्टर अंसारी जैसे लीडर्स भी कांग्रेस के साथ हो जाते हैं और एकजुटता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में शामिल होते हैं और ब्रिटिश के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते हैं। और स्वयं मोहम्मद अली और शौकत अली सभी मुसलमानों को आंदोलन में शामिल होने और ब्रिटिश पॉलिसीज का बायकॉट करने का मैसेज देते हैं और कहते हैं कि जितने भी सरकारी जो जॉब में हैं वो सब छोड़ दें और आंदोलन में शामिल हो जाएं। इस वजह से एक बार गवर्नर जनरल भी नाराज हो जाते हैं और इस बात को कहते हैं कि गांधी जी से कहते हैं कि अली ब्रदर्स को आप समझाइए, लेकिन गांधी जी कहते हैं ये आपने ही जो फैलाया है रायता, अब आप ही रायतों को समेटिए। सो अब ये बातें होती हैं। आगे चलकर अली ब्रदर्स भी अरेस्ट हो जाते हैं इस मोमेंट के अंदर। अभी तक आंदोलन बढ़ रहा था। अभी तक 2 सेशन यहाँ पर होते हैं। एक तो था कलकत्ता में पास किया, उसके बाद नागपुर सेशन हुआ। नागपुर सेशन के बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पर जो नेक्स्ट सेशन है वो है विजयवाड़ा कांग्रेस के अंदर। विजयवाड़ा के अंदर कांग्रेस का नेक्स्ट सेशन होता है। इसमें रखा गया कि 3 महीने के अंदर हमें कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनकी संख्या 1 करोड़ पहुंचानी है, लेकिन 1 करोड़ तो नहीं पहुंचती है, लेकिन फिर भी 50 लाख यहां पर हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा नंबर था उस समय। इसी दौरान एक और घटना होती है कि प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होता है नवंबर 1921 में। इसमें देखेंगे विच वॉज द वेलकम्ड बाय द इंडियन बायकॉट्स बाय द कांग्रेस लीडर्स। इसमें इनका जो स्वागत था किसका, प्रिंस ऑफ वेल्स का, बायकॉट्स और ब्लैक फ्लैग्स के साथ, जो काले झंडे थे उनके साथ स्वागत होता है। और जहां जहां जो प्रिंस ऑफ वेल्स गए वहां पर हड़तालें हो जाती, उनको झंडे दिखाए दिए जाते। तो इस प्रकार ये सारी चीजें यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। द वर्कर्स ऑफ आसाम टी गार्डन इन द नॉर्थ ईस्ट वेंट ऑन द स्ट्राइक। द फार्मर्स ऑफ मिदनापुर रिफ्यूज टू पे द टैक्स। कहते हैं आसाम के जो टी गार्डनर्स थे, मिदनापुर के अंदर जो टैक्स पेड करने की बात थी, ये सारा यहाँ पर इस आंदोलन के दौरान इन सभी चीज़ों से इनका विरोध होता है। साथ में जो जमींदार थे उनके खिलाफ जो मोपल्ला किसान थे वो भी विद्रोह कर देते हैं। ये वाली बात हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, साथ ही देखेंगे कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्ट्राइक होती है बच्चों कि 392 स्ट्राइक्स होती है, जिसमें इतने वर्कर्स शामिल होते हैं। अगर इनके डेज में इनको कैलकुलेशन करें तो 7 मिलियन वर्क्स डे यहां पर निकल कर आता है। इतना काम लोगों ने अंग्रेजी सरकार का ठप कर दिया।
अब चलते हैं, यहां पर आंदोलन पूर्ण रूप से बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। पूरे देश में बायकॉट के साथ साथ क्रिएटिव वर्क भी हो रहा था। लेकिन जिसे हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे उस समय, वर्तमान में इसे हम यूपी के नाम से जानते हैं। यहां पर एक घटना घटित होती है जो हुई है 5 फेब 1922 को। अब ये क्या घटना थी? ये घटना थी चोरी चोरा। कहते हैं गोरखपुर में चोरी चोरा नामक एक जगह है। वहां पर क्या होता है बच्चों कि एक भीड़ है जो मशाल लिए हुए विरोध प्रदर्शन कर रही होती है। भीड़ के ज्यादातर लोग थे वो पुलिस स्टेशन से क्रॉस कर चुके होते हैं, लेकिन कुछ पीछे रहे लोगों के साथ जो स्थानीय जो पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी थे कुछ बदमिजाजी बोले या बदसलूकी करते हैं, और इसी दौरान नोक झोंक के दौरान पुलिस फायरिंग कर देती। अब फायरिंग करती है तो जितने लोग आगे चले गए थे वो वापस आते हैं और समस्या को जानते हैं और चारों तरफ से पुलिस स्टेशन को घेर लेते हैं। अब पुलिस स्टेशन को जब घेरा जाता है तो कुछ लोग वहां से पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं। इस वजह से इस घटना में 22 पुलिसकर्मी हताहत हो जाते हैं ऑन द स्पॉट। अब ये घटना हो गई। अब ये बताइए कि क्या घटना एक दिन का परिणाम थी कि कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा विरोध किया गया या बदसलूकी की गई और तुरंत क्या भीड़ आई आग लगा दी? नहीं। जब हम जाग के देखते हैं तो एक दिन पहले या कुछ समय पहले जाकर देखते हैं तो उसी स्थान पर उन्हीं पुलिसकर्मियों के द्वारा निहत्थे आम लोगों के साथ जो शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे उनके साथ क्रूरता से व्यवहार किया जाता है, उनको पीटा जाता है, गोलियां चलाई जाती है। इस वजह से लोगों के जहन में वो बात बैठी हुई थी कि ये पुलिसकर्मी वैसे नहीं मानने वाले जो ब्रिटिश पुलिसकर्मी थे। इस वजह से जो रोष था अब घटना में परिलक्षित हो गया था। अब उस रोष ने घटना को अंजाम दे दिया था। तो कोई समस्या हुई तो उसके पीछे कारण रहेगा, तो इसके पीछे कारण इनका पहले वाला था। लेकिन जो भी हुआ ये बहुत दुखद था उस समय तात्कालिक परिस्थितियों में। इस वजह से क्या होता है, जब गांधी जी को इस बात का पता चलता है तो यहां पर एक प्रपोजल लाया जाता है 12 फरवरी 1922 को, जिसे हम बारदोली रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसमें कहा गया कि महात्मा गांधी थ्रू दिस प्रपोजल प्रोटेस्ट अलोंग विद द अनाउंसमेंट ऑफ विड्रॉवल। कहते हैं इसी की घटना के साथ गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। अब देखते हैं द फार्मर्स और अपील करते हैं कि जो भी किसान वगैरह जो भी टैक्स थी टेनेंट्स थे वो सब टैक्स और अपना कर दें, और गांधी जी इस प्रकार मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। इस वजह से इन एन आर्टिकल्स रिटन इन द यंग इंडिया ऑन 16 फेब 1922 गांधी जी विड्रॉल द पॉलिसी रेफरेंस टू द नॉन वायलेंस इज एन एसेंशियल फेथ फॉर हिम। कहते हैं अहिंसा की जो नीति है मेरे लिए, उसमें विश्वास है, वो मेरे लिए बहुत आवश्यक है। ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए जिसमें अहिंसा का पालन ना हो। हिंसा से प्राप्त हुई आजादी मुझे कतई स्वीकार्य नहीं है। ये शब्द थे महात्मा गांधी जी के। इस वजह से ये पूरे मूवमेंट को क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। ये वाली बात देखने को मिली। यहां पर कुछ शब्द देखें, दे वर रेडी टू कैरी आउट द टॉर्चर्स, बायकॉट्स एंड इवन द डेथ सो दैट द मूवमेंट वुड नॉट बिकम वायलेंट। इसी दौरान यहां पर एक और चीज होती है, अभी गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है और जज हैं ब्रूमस्फील्ड। गांधी और जज के मध्य कुछ वार्ता होती है। गांधी जी के लिए
जो जज हैं ब्रूमफील्ड सजा मुकर्रर करते हैं और कहते हैं सजा देते वक्त कि आप महान संत हैं। अपराधी को बोल रहे हैं कि जज कह रहे हैं कि आप महान संत हैं, आप महान संत हैं। भारतीयों की नजर में आप एक साधु सन्यासी हैं और आप नेक कार्य में इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो आपने किया गया जो कार्य है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नजर में उनके खिलाफ है। मैं भी आपका प्रशंसक हूं, मैं भी आपका हितैषी हूं, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का नुमाइंदा होने के कारण ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ आपने जो विद्रोह किया है उस वजह से मैं आपको 6 साल की सजा देता हूं। और लिखते हैं और कहते हैं कि अगर कोई सजा को माफ करता है तो सबसे ज्यादा खुशी मेरे को होगी, सबसे पहले सबसे ज्यादा खुशी मेरे को होगी। ये सब थे जज ब्रूमफील्ड के, क्योंकि गांधी की पॉलिसी से वो भी अंदर तक बहुत ज्यादा प्रभावित थे। गांधी जी को 6 साल की सजा होती है, जेल में भेजा जाता है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से 2 साल के बाद ही रिहा कर दिया जाता है। इस मूवमेंट के बाद बहुत सारे भारतीय लीडर्स का मत था। मोतीलाल नेहरू जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिए, ऑन द पोस्टपोनमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सेड दैट इफ अ विलेज ऑफ कन्याकुमारी, कहते हैं कि कन्याकुमारी का कोई गांव नॉन वायलेंस को फॉलो ना करें, उसकी सजा किसी हिमालय के गांव को क्यों मिलनी चाहिए। कहते हैं यहां पर जब देखते हैं बच्चों, क्या देखते हैं, कहते हैं कि अगर किसी पॉलिसी को, अगर कन्याकुमारी का कोई गांव अहिंसा की नीति को न मानते हुए विरोध कर देता है, अहिंसा की नीति पालन नहीं करता है, तो क्यों हिमालय के गांव को उस बात की सजा दी जाए। ये वाली बात कौन कह रहे हैं, मोतीलाल नेहरू। साथ में हमको और देखने को मिलेगा कि यहां पर जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो भी इस पर अपने विचार रखते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी अपने विचार रखते हुए कहते हैं कि जब पूरे देश का राइट नाउ वाइल द एंथुसियाज्म ऑफ द पब्लिक ऑफ एट अ पीक, कहते हैं जब पूरे देश का जो गुस्सा था, आंदोलन था, ये जो चरम सीमा पर था, उस समय गांधी जी के द्वारा मूवमेंट को विड्रॉ करना किसी मिसफॉर्च्यून मीन्स दुर्भाग्य से कम नहीं। गांधी जी के द्वारा जो मूवमेंट था उसको विड्रॉ करना ये देश के लिए एक दुर्भाग्य था। ऐसे शब्द यहां पर सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहे गए। तो इस प्रकार न केवल मोतीलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे कम्युनिस्ट लीडर्स थे, साथ में सुभाष चंद्र बोस जी भी थे, जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, वो भी अलग अलग विचारों से अपने मतों से लोगों को कहते हैं कि ये जो किया गांधी जी ने आघात से कम नहीं था। जब देश का जो जोश था, आंदोलन था, जब चरम सीमा पे था, उस समय गांधी जी को विड्रॉ कर लिया। लेकिन गांधी जी का एक ही मत था, कहते हैं कि मुझे हिंसा से प्राप्त जो आज़ादी है कतई स्वीकार्य नहीं। तो इस प्रकार ये मूवमेंट हमें देखने को मिला, जो अगस्त 1920 से प्रारंभ होकर 12 फरवरी 1922 को विड्रॉ कर लिया गया। 5 फरवरी 1922 जो चोरी चौरा नामक स्थान की घटना के बाद। लेकिन अब इसकी जब समीक्षा करते हैं तो हमको देखने को मिलेगा कि गांधी जी बहुत दूर तक लोगों को आंदोलित कर चुके थे, लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखा चुके थे, लोग अपनी बातों, अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो चुके थे, लोग ज्यादातर अब राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत हो चुके थे। ऐसी बहुत सारी चीजें गांधी जी इस मूवमेंट से सिखा चुके थे और यही सबसे बड़ी जीत थी गांधी जी के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लास्ट बेंच वाले तक, बच्चे तक जरूर पहुंचाइएगा। ये हमारा मैसेज याद रखिएगा। जितना हो सके
जिस बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस बच्चे तक प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।